हमने मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें सॉल्विंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एवरेज डैश होल द ग्रुप। तो एवरेज क्या करता है? एवरेज रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को, तो रिप्रेजेंट इसका आंसर होगा। औसत संपूर्ण समूह का डैश करता है तो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज शोज द डैश टेंडेंसी ऑफ द डाटा ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। तो जो ग्रुप होता है डाटा का, उसका एवरेज क्या करता है? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखाता है। जो उसकी पूरी जैसे जितने ग्रुप दिए हुए हैं हमारे पास, उन ग्रुप को पूरे को हम प्लस करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं उतने जितने, तो वो क्या होती है? उसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है। 15 वाला कि टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन डैश इज़ यूज। तो ज्योमेट्रिक मीन्स यूज़ करने फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम रेसिप्रोकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है तो व्युत्क्रम। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, रेसिप्रोकल। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इज़ इक्वल टू। तो टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स मतलब जितने भी आइटम्स हैं उनका टोटल, और जितने आइटम हैं उससे डिवाइड करते हैं हम, तो उसको कहते हैं हम मीन। ये मीन का फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला है ये। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज़ वैल्यूड एट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन से अगर देखा जाए तो स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू क्या हो? वैल्यू किससे करा जाता है? इसका मतलब रूढ़िवादित्व का अवधारणा के अनुसार व्यापारिक संकट का मूल्यांकन किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी लोअर हो उससे किया जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोट सेल्स द कस्टमर्स आर अलाउड डैश डिस्काउंट। तो कौन सा डिस्काउंट यूज़ होता है? तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट यूज़ होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज़ द करेक्ट आंसर। व्यापारी की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों को डैश बट्टा दिया जाता है तो व्यापारिक बट्टा। ठीक है। डेप्रीशिएशन अकाउंट इज़। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है हमारा? डेप्रीशिएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट गेट्स क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, ये हर ईयर पर क्लोज होता है। जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, वो पूरे समय के लिए नहीं होते। जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो पूरे समय के लिए होते हैं, लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो कुछ पीरियड के लिए होते हैं, कुछ साल के लिए होते हैं, अगर हम कहें तो 1 साल के लिए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ फर्म टू द एक्सेस ऑफ नेट वर्थ ओवर द परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड। फर्म के कंपनी को विक्रय के समय शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल पर अधिक कहा जाता है? जो सेल के बाद जो सेल होगी उसमें जब एक्सेस होगा वर्थ रुपीज़ रेशन को हम कहेंगे कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि मिनिमम मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं मिनिमम? तो मिनिमम मेंबर्स होते हैं हमारे 7। और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें कितने होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं। डायरेक्टर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? 3 होते हैं। और प्राइवेट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ राइट टू टेक लोन फॉर कंपनी। कंपनी को लोन लेने के लिए किसका राइट होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इनका राइट होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं संचालक मंडल। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ शेयर्स आर। तो शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो शेयर हमारे
होते हैं हमारे टू टाइप्स के कौन कौन से शेयर हैं हमारे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। कि डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, तो डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से यूज़ हुआ था, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इटली। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स इज, तो नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट असिस्ट का मतलब होता है टोटल एसेस्ट माइनस टोटल एसेस्ट माइनस कैपिटल इक्विटी। ठीक है, कुल संपत्तियां उसको माइनस करें हम लेनदारों की क्षमता। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ नॉट अ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या होते हैं, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ साइन डॉक्यूमेंट दैट प्रोमिसेस अ सम ऑफ पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और द असाइनी। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि एक हस्ताक्षरित दस्तावेज जो भविष्य की तारीख पर या मांग पर धनराशि का भुगतान करने का वादा करता है। मतलब इसके एग्जाम्पल अगर हम दें तो प्रॉमिसरी नोट्स और चेक्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, जो जिसकी एक डेडलाइन हो, उस डेडलाइन पर हमको उसको वापस करना है और उस डेडलाइन पर वापस ना करने पर जिसको हमें लेट फीस या हम जिसको भी पेनल्टी वगैरह या कुछ भी कह सकते हैं उसको हमें देना पड़ता है, तो वो हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, वो है टाइटल डीड ऑफ लैंड, मतलब भूमि पत्र। इमीडिएटली आफ्टर द डेडलाइन फॉर एन ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग विच अ लेट फी स्टार्ट्स, तो ये एक पीरियड होता है, इसको हम कह सकते हैं ग्रेस अवधि। ग्रेस अवधि क्या होती है, ग्रेस अवधि होती है एक दायित्व के लिए समय सीमा के तुरंत बाद की अवधि है जिसके दौरान एक विलंब शुल्क शुरू होता है, जिसके बाद हमें लेट फीस शुरू होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो ग्रेस पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 3 days। ठीक है, 3 दिन के बाद ग्रेस पीरियड लग जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसका फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये कौन सा किसका फंक्शन है, ये सिर्फ सेंट्रल बैंक का फंक्शन है और ये कमर्शियल बैंक नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि नॉट इंक्लूड अंडर द फंक्शन ऑफ आरबीआई इज़, तो कौन सा फंक्शन है जो आरबीआई के फंक्शंस में इंक्लूड नहीं है, तो इधर पे है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर। ये तीनों जो हैं इशू ऑफ करेंसी भी आरबीआई करती है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी आरबीआई है, बैंकर्स ऑफ बैंक भी आरबीआई है, सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स ये नहीं है। ग्राहकों से ब्याज पर जमाएं स्वीकारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कॉजेस ऑफ कंपलसरी डिसऑनर ऑफ अ चेक, जो चेक का जो डिसऑनर होता है वो कंपलसरी किस किस सिचुएशंस में हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 सिचुएशन दी गई हैं यहाँ पे, स्टॉप पेमेंट बाय द ड्रॉअर और 3 दी गई हैं, नोटिस ऑफ डेथ ऑफ द ड्रॉअर टू द बैंक ऑन गार्निशी ऑर्डर। ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। क्यों, ये तीनों जो हैं यही तीनों सिचुएशन होती हैं जिसमें कंपलसरी हो जाता है हमारा चेक का डिसऑनर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 37 कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड्स प्लस करेंट लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म फंड्स और करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब हुआ जो डेब्ट्स हुए हमारे प्लस इक्विटी, जो करेंट लायबिलिटी है वो हमारी, और उसको हम प्लस करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स से, हमारे क्या लगता है, हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज़, जो वर्किंग कैपिटल है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल इज़, तो यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल्स कौन से हैं, सारे हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मिनिमम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम बैलेंस ऑफ बैंक, सैलरीज ऑफ वर्कर्स, ये क्या है हमारे फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेस ऑफ
वर्किंग कैपिटल इज़ एविडेंस ऑफ, एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल का एविडेंस होता है हमारा आइडल फंड्स। जो आइडल फंड्स आने लगते हैं वही हमारा एविडेंस है कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसका क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक मनी इज़ नोन एज, बैंक मनी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो बैंक मनी को हम कहते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट मनी, रिसीट मनी, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। बैंक मनी को अगर हम कहें तो चेक्स या ड्राफ्ट्स में हम बैंक मनी को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज आंसर है। बैंक शैल क्लोज द ऑपरेशन फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट इन केस ऑफ, जो बैंक है वो ऑपरेशन क्लोज कर दे अपना कस्टमर अकाउंट से, कब करता है वो? तो ये जो तीन इसमें रीज़न दिए गए हैं ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो तीन रीज़न: रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर ने खुद कहा हो कि हमारा बैंक अकाउंट से ऑपरेशन बंद कर दीजिए; डेथ ऑफ कस्टमर, जब कस्टमर की डेथ हो जाए; गार्निशी ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट, गार्निशी ऑर्डर होता है, गार्निशी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक साथ के खिलाफ एक न्याय पत्र, ठीक है, उसके गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? गार्निशी ऑर्डर इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ गार्निशी ऑर्डर इज अ फॉर्म ऑफ एनफोर्सिंग अ जजमेंट डेब्ट अगेंस्ट अ क्रेडिटर टू रिकवर मनी, ठीक है। गार्निशी ऑर्डर एक साथ के खिलाफ एक न्यायिक ऋण को लागू करने का एक सामान्य रूप है जो पैसे वसूल करता है, ठीक है। गार्निशी ऑर्डर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको मतलब वो एक कोर्ट की तरफ से होता है और आपको उस अवधि में आपको पैसे जमा करना है। अगर उसी अवधि उस जब वो गार्निशी ऑर्डर इशू करती है कोर्ट, तब आपका ऑपरेशंस रोक दिए जाते हैं, आप उससे डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे अभी हमने, तो उसके फीचर्स क्या होते हैं? इजीली ट्रांसफरेबल, मस्ट बी इन रिटन, ठीक है, और टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी सर्टेन, पेई ऑल्सो मस्ट बी सर्टेन। हिंदी में कहें तो आसानी से हस्ताक्षरणीय, लिखित रूप में होने चाहिए, ठीक है, भुगतान का समय निश्चित होना चाहिए, अदा करने वाले की निश्चित होना चाहिए, जो अदा कर रहा है वो भी निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो फीचर नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन सा फीचर नहीं है? तो इज़ नॉट अ फीचर। तो यहाँ पे हम कहें तो होल्डर इज़ नॉट अ वैलिड ओनर, ठीक है, धारक का वैधानिक स्वामी नहीं होता है, ठीक है। तो ये होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ 1 मीटर एंड 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इसका रेशियो क्या बनेगा हमारा? 1:1000, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन पार्टनर अराइजेस। रिलेशन बिटवीन पार्टनर अराइजेस बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसी से हमारा रिलेशन पार्टनर वाला अराइज होता है। EXIM बैंक लैंड्स टू एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्टर। EXIM का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ठीक है। तो इसका रिलेशन किससे है? निर्यातक से, ठीक है। तो एक्सपोर्टर से इसका रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज मोर इन फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। मोर इन फेवरेबल ट्रेड बैलेंस कौन सा है हमारा? एक्सपोर्ट रेदर देन इम्पोर्ट। क्यों? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तब हमारा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ट्रेड बैलेंस की, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इसमें कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या बोलिए कि सर इकोनॉमिक्स की एक अलग से इस टॉपिक पर क्लास लें, ठीक है। बैंकिंग थ्रू इंटरनेट इज़ नोन एज। तो इंटरनेट से जो बैंकिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? ई बैंकिंग, ठीक है, ई बैंकिंग कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ IMF। IMF का मतलब होता है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेड ऑफिस है वो है अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीडियन ऑफ सीरीज, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर, तो मैल्थुसियन की जो थ्योरी थी वो कौन से ईयर में प्रेजेंट की गई थी, तो 1798 इज द करेक्ट आंसर, 1798। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, इम्पोर्ट फैक्टर क्या है प्रोडक्शन, सॉरी, अगला क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है प्रोडक्शन का, ये सारे हैं, ऑल ऑफ दी अबव आर दी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, लैंड एंड लेबर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेस, ऑल ऑफ दीज आर दी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैल्थूस पॉपुलेशन इंक्रीजेस, मैल्थूस जो था, मैल्थूसियन थ्योरी थी, उसकी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करती है, तो हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन जब मैंने इसकी आंसर शीट देखी तो उसमें 5 लिखे थे, तो फिर इसको सर्च करा तो इसमें मिला कि एक न्यू फैक्टर होता है हमारा नॉलेज। ठीक है, नॉलेज इज़ द 5th फैक्टर। ठीक है, जो पता होना चाहिए कि जिसकी भी नॉलेज, हम किसी भी चीज़ की हम फॉर्म लगा रहे हैं तो उसकी हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज। तो नॉलेज इज़ द 5th फैक्टर, तो हमारा आंसर 5 भी सही है, 4 भी सही है, लेकिन आपको आंसर शीट के हिसाब से चलना है तो 4 नहीं होगा, 5 ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लैंड ओनर गेट्स एज रिटर्न, तो लैंड ओनर को हम रिटर्न में क्या देते हैं, तो लैंड ओनर को हम रिटर्न में देते हैं रेंट, रेंट देते हैं ना लैंड का। अगला क्वेश्चन है यूरो करेंसी इज, यूरो करेंसी जो है हमारी वो कन्वर्टेबल करेंसी है, जो करेंसी कन्वर्टेबल करेंसीज कौन सी होती हैं, कन्वर्टेबल करेंसी इज अ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट व्हेन कंपेयर टू करेंसीज टाइटली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक और अदर रेगुलेटिंग अथॉरिटी। एक परिवर्तनीय मुद्रा एक तरल साधन है मुद्राओं की तुलना में केंद्रीय बैंक या अन्य विनिमय प्राधिकरण द्वारा कसकर नियंत्रित किया जाता है, तो ये हमारी क्या होगी, कन्वर्टेबल करेंसी। अगला क्वेश्चन है द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, तो कॉजेज क्या है फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट के, ट्रेडिंग कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन, तो बोथ ऑफ दी अबव। ठीक है, जो हमारे ऊपर के जितने भी हैं वो दोनों कंडीशंस हैं, तो बोथ अबव इज द राइट आंसर। ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन है इन प्रेस एडवर्टीजमेंट नॉट इंक्लूडेड, प्रेस की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो किससे इंक्लूड नहीं होती, वो टीवी में इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लासिफाइड एड्स पब्लिश्ड इन, जो क्लासिफाइड एड्स होती हैं उसको हम किससे पब्लिश करते हैं, तो टीवी से पब्लिश करते हैं जो क्लासिफाइड एड्स होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कितनी टाइप की डिग्रीज होती हैं, तो 5 टाइप की डिग्रीज होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो 5 टाइप की डिग्रीज हैं, बाकी पता नहीं। ठीक है, डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो ये सारी होती हैं। अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इसके डिटेल में बताऊँगा आपको। ठीक है, तो 5 टाइप्स की हैं। मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी यार, तो 2 टाइप के मेथड्स हैं, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम एम्ड और टेस्टिंग थ्योरीज पर देखते हैं, और इंडक्टिव मेथड में जनरेशन ऑफ न्यू थ्योरी होती है। ठीक है, एक नए सिद्धांत का उत्पन्न। ठीक है, अगली है हमारी हेनरी फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो हेनरी फायोल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं हमारे, 14 है। ठीक है, डिटेल में बताने में बहुत टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, प्लानिंग। जो हम डिसाइड करते हैं वो फ्यूचर में क्या करना है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं ना, प्लानिंग करते हैं।
अगला है इन एन एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो एंटरप्राइजेज में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एंटरप्राइजेज की, वो कौन इस्टेब्लिश करता है? तो क्या होगा इसमें? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करती है। मैन पावर प्लानिंग सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड, मैन पावर प्लानिंग सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इज पॉपुलेशन कंट्रोल इंक्लूड नहीं कराया जाता है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण। द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल, द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ कंट्रोल, तो कौन सी टेक्निक है? इनफॉर्मल टॉक एंड इंटरेक्शन। ठीक है, इनफॉर्मल टॉक एंड इंटरेक्शन इज द टेक्निक ऑफ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि मोटिवेशन इज गिवन इन, तो मोटिवेशन किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स को दी जाती है। सिंपल आंसर है। ठीक है, जॉब एवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जॉब एवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन, विच इज नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन, तो इसमें से कौन सा है? कोऑपरेशन इज नॉट द मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, ये सारी क्या है, आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, कि ये इनको समझाने वाला कुछ चीज़ है नहीं इसमें। कीनेशियन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, कीनेशियन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज शॉर्ट टर्म थ्योरी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर का प्लान का जो पीरियड था वो क्या था? तो 1951 से 1956, 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका 1951 से 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव डिमांड थॉट गिवन बाय, इफेक्टिव डिमांड थॉट जो थी वो किसने दी थी? ये क्वेश्चन है हमारा, तो अफेक्ट्स ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स इज, तो ई कॉमर्स का इमरजेंस कब हुआ? तो 1970 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस किससे स्टार्ट होता है? विथ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिटी, प्रोजेक्ट आइडेंटिटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइन इन, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो था कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ था, उसमें सेक्शन कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? ये सेक्शन 25 में लिखा हुआ है, धारा 25 में। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चन आयर, तो एक क्वेश्चन आयर की गुड क्वालिटी क्या होती है? प्रॉपर सीक्वेंस, सफिशिएंट स्पेस, शॉर्ट एंड क्लियर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारी होती हैं। उचित क्रम, उचित स्थान, प्रश्न छोटे व स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू, फंक्शन जो होता है स्टैटिस्टिक्स का वो किससे होता है? एनहेंस इंडिविजुअल नॉलेज, एक इंडिविजुअल की नॉलेज को एनहेंस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफ इज यूज्ड फॉर, ग्राफ किसके लिए यूज होता है? तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए होता है, तो फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ ओवरड्राफ्ट इज, तो फीचर क्या है ओवरड्राफ्ट के? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है? कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जब जब आपके अकाउंट में जब आपके ज़ीरो मनी हो जाते हैं तो बैंक अपनी तरफ से क्रेडिट देती है, जिसको आपको लोन के तरीके से होता है, और उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पर, जब आपको उसको लौटाना पड़े। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती हैं? ये तीनों तरीके की होती हैं। तो करंट अकाउंट होल्डर ओनली वन इन अ वाइल ओवर ड्राफ्टिंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंट, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दी अबव। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो सिस्टम है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का फीचर नहीं है? तो लैक ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? इसका फीचर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर, तो इसका दोनों होंगे हमारे। ठीक है, 24 आवर सर्विस और कॉन्फिडेंशियल, तो ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? तो बिजनेस का मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स और गुड्स को खरीदना और बेचना ही बिजनेस है।
अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होगा हमारा? डिवीजन ऑफ वर्क ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, जो बिजनेस का जो वर्क होता है उसको डिवाइड करना, उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑफ फिशिंग। तो इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो किस टाइप की है? तो जेनेटिक टाइप है। इसको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, जेनेटिक भी कह सकते हैं। जेनेटिक का मतलब हुआ है कि मतलब ये उत्पन्न हो रही है, जो ये उत्पन्न हुई हुई इंडस्ट्री है, इसको उत्पत्ति कहते हैं हम हिंदी में। तो उत्पत्ति इंडस्ट्री कह सकते हैं हम, या उत्पत्ति उद्योग। बैंकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ। तो बैंकिंग किसका पार्ट है? बैंकिंग है हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, इसको इज वन मैंस कंट्रोल द बेस्ट स्टेटमेंट बाय। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है इज, ये जो स्टेटमेंट दिया है इज वन मैंस कंट्रोल द बेस्ट स्टेटमेंट बाय, ये किसने दिया है? वन मैंस कंट्रोल बेस्ट, तो बैसेट ने दिया है ये, बैसेट का। अगला क्वेश्चन है कि रेलिक ऑफ बार्बरिज्म इज। तो रेलिक ऑफ बार्बरिज्म क्या है हमारा? सोल प्रोप्राइटरिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है सोल प्रोप्राइटरिज्म का मतलब? सोल प्रोप्राइटरिज्म का मतलब होता है कि सोल ट्रेड है, इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, मतलब खुद की हो, मतलब वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करती हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज दैट इज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। तो उसको हम कहते हैं रोल ऑफ प्रॉपर्टरिज्म। अब रेलिक ऑफ बार्बरिज्म क्या है? बैकवर्डनेस, और बैकवर्डनेस की वजह से कोर्स और इग्नोरेंट, जो इग्नोर कर देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को, वो कहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, हम अपना खुद का करेंगे, तो उसको बोलते हैं रेलिक ऑफ बार्बरिज्म। तो ये एक टाइप की क्या है? सोल प्रोपेरियो प्रॉपर्टरिज्म, प्रॉपर्टिशन। अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कितने मेंबर्स होते हैं मिनिमम? 10 मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट कंस्टिट्यूट्स इन ईयर। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट हुआ था वो किस ईयर में कंस्टिट्यूट हुआ था? तो 2008 में। अगला क्वेश्चन है कि इंक्वायरी लेटर आर रिलेटेड टू। इंक्वायरी लेटर किससे रिलेट होते हैं? तो इंक्वायरी लेटर जो होते हैं, इंक्वायरी अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड होते हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी लेटर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है रिटन कम्युनिकेशन इज मोर, तो ऑथेंटिक। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन इज मोर ऑथेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? साइन, सिग्नल और इंडिकेशन, तीनों से करते। तो ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। ओ मीन्स इन SWOT। SWOT का मतलब होता है हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। ठीक है, तो ओ का मतलब हुआ हमारा अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फेडलर मॉडल रिलेटेड। फेडलर मॉडल किससे रिलेटेड है? हमारा टू लीडरशिप से रिलेटेड है। कैसे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जो फेडलर थे, और वो क्या करते थे? पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। फेडलर मॉडल रिलेटेड टू लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप से रिलेटेड है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडलर। वो क्या करते थे? लोगों की पर्सनैलिटीज़ और लीडरशिप को एग्जामिन करते थे। ठीक है, और मॉडल का मतलब होता है स्टाइल। तो एग्जामिन, स्टाइल को एग्जामिन करना, मतलब उनकी लीडर्स, तो उनके अंदर की जो खूबियाँ हैं, जो पर्सनैलिटी है, उसको उसको एक स्टाइल में मॉडल, वो उसको एक मॉडल बनाते थे। ठीक है, तो उसको हम कहते थे एक लीडरशिप। तो फेडलर मॉडल किससे रिलेटेड है? हमारा लीडरशिप से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन्वेस्टमेंट।
जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सोशल वेलफेयर होता है, वो इन्वेस्टमेंट से ही होता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी इज़, तो इस्टेब्लिश जब कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उसका फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है? तो प्रमोशन होता है। ठीक है, प्रमोशन इज़ द फर्स्ट स्टेज। अगला क्वेश्चन है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो एंटरप्राइजेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो कितना होता है? 51%। ठीक है। मीनिंग ऑफ WWW इज़, तो WWW का मीनिंग क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। विच इज़ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग, तो स्टोर हाउस क्या है? इंटरनेट है हमारा स्टोर हाउस। ठीक है। ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, तो आपको लर्न करना है इससे। बाकी जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है, जो समझाने वाला है, उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पार्टनर इन बैंकिंग बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, तो कितने होते हैं हमारे? 20। ठीक है, 20 होते हैं मैक्सिमम पार्टनर। अगला क्वेश्चन है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर मिसकंडक्ट और नेग्लिजिबल, दूसरे पार्टनर की गलती की वजह से जो सारे पार्टनर्स होते हैं, तो जो साथ में काम करते हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। प्रत्येक साथी दूसरे साथी के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। तो ये क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये कहलाती है। और बॉडी कॉर्पोरेट, इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। ठीक है। तो आपको पूरा एग्ज़ाम पेपर समझ में आ गया होगा जो एंट्रेंस टेस्ट का है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।